हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मेटलर्जी गेट 2023 के क्वेश्चन नंबर 42 टू 50 डिस्कस करूंगी। अगेन सिर्फ मेटलर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 42, मैच द प्रोसेसेस इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इन कॉलम 2। ओके, तो कॉलम 1 में कुछ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं। इन प्रोसेसेस को हमें मैच करना है कॉलम 2 से, यानी हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस से हम लोग कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इसको हम लोग यूज करते हैं हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस में फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बॉक्साइट। ओके, तो सबसे पहले ये जो बॉक्साइट है इसको हम लोग कंसंट्रेट करते हैं टू एल्यूमिना। ओके, एंड जो बॉक्साइट को एल्यूमिना में जब कंसंट्रेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बेस प्रोसेस कहते हैं। फिर जो बेयर प्रोसेस से जो एल्यूमिना हमें मिलता है उसका हम लोग फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो होता है क्रायोलाइट, और जो एनोड यूज करते हैं हम लोग इसमें वो होता है ग्रेफाइट। ओके, और जो स्टील टैंक है, दैट स्टील टैंक को हम लोग कार्बन से लाइन करते हैं, एंड दैट स्टील टैंक इज यूज्ड एज कैथोड। ओके, तो ये प्रोसेस जो है हमारा फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, ये यूज होता है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। तो हमारा दूसरा प्रोसेस है कार्बोथर्मल रिडक्शन। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन जो है उसको हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, प्लस वो कार्बन हमें रिक्वायर्ड हीट फॉर द प्रोसेस भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसा किस में होता है? आयरन मेकिंग में, राइट। आयरन मेकिंग में हम लोग कोक यूज करते हैं, और ये कोक ही कार्बन प्रोवाइड करता है। अभी ये कोक जब ऑक्सीजन से या फिर एयर से जो हम लोग ब्लास्ट एंटर करते हैं फर्नेस में, उसे रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और वो उसी प्रोसेस में जो काफी ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो ये बोथ हैज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज टू प्रोड्यूस हीट भी यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग। तो अभी जो ब्लास्ट फर्नेस में से जो हमारा मोल्टेन आयरन प्रोड्यूस हुआ, ओके, तो ये मोल्टेन आयरन जो है ये काफी ज्यादा इम्प्योर होता है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, प्लस कार्बन तो होता ही है, उसका भी वेट परसेंटेज जो है बहुत हाई होता है, यानी हाई होता है, जनरली ग्रेटर देन 4% होता है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू। इस मॉल्टेन मेटेरियल को हम लोग फर्दर स्टील मेकिंग में लेके जाएंगे, और स्टील मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है यहाँ पे उसको रिमूव करते हैं, और उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमारा लेंस डिजाइन पे था, तो उस लेंस के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन ही ऐड करते हैं स्टील मेकिंग प्रोसेस में, और आई शुड से एलडी कन्वर्टर में। ओके, ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये सारे इम्प्योरिटीज हैं, इन सभी को ऑक्सीडाइज करके स्लैग में डाल देता है, और कार्बन को भी एज CO और CO2 और रिमूव करता है स्टील से, सॉरी मोल्टेन आयरन से, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो स्टील हो जाता है, यानी कार्बन परसेंटेज भी कम होता है। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग हमारा हम करते हैं स्टील मेकिंग में, राइट। अब लास्ट है बचा हमारा मैटिक कन्वर्टिंग और इधर कॉपर एक्सट्रैक्शन। तो ऑफकोर्स मैटिक कन्वर्टिंग कॉपर एक्सट्रैक्शन में ही होगा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैटिक क्या होता है? तो मिक्सचर ऑफ सल्फाइड्स, मॉल्टन सल्फाइड्स। ओके, जैसे मिक्सचर ऑफ मॉल्टन ऑक्साइड्स को हम लोग स्लैग कहते हैं, उसी तरह मिक्सचर ऑफ मॉल्टन सल्फाइड्स को हम लोग मैटे कहते हैं। ये जनरली क्या है ना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड ओर। और कुछ मेटल्स है जिसको हम लोग सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जनरली कॉपर हो गया, निकल हो गया, लेड हो गया। तो ये सब के एक्सट्रैक्शन में इंटरमीडिएट प्रोसेस के इंटरमीडिएट में मोल्टेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड्स, इन मेटल्स के सल्फाइड्स का मोल्टेन मिक्सचर मिलता है, जिसको हम लोग मैटे कहते हैं ना। कॉपर एक्सट्रैक्शन में जो मैटे होता है वो मिक्सचर ऑफ होता है कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग? अब ये मैटे जो हमें मिला, इसे फर्दर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं मैटे कन्वर्टिंग। इसके लिए हम लोग एक सिलिंड्रिकल फर्नेस लिया जाता है। उस सिलिंड्रिकल फर्नेस में बहुत सारे ट्यूब्स लगे रहते हैं, जिससे हम लोग ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं उस फर्नेस में। ओके, और ये मैटे को उसमें डाल देते हैं।
तो यहाँ पे रिएक्शंस होता है, तो जो भी आयरन सल्फाइड है ये ऑक्सीडाइज होकर आयरन ऑक्साइड बन के स्लैग फेस को ज्वाइन करता है और वहां से रिमूव हो जाता है। जो कॉपर सल्फाइड है वो कुछ कॉपर सल्फाइड जो है कॉपर ऑक्साइड बनता है, कुछ कॉपर प्योर कॉपर बनता है। तो मैटिक कन्वर्टिंग से जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसमें जो कॉपर की परसेंटेज होती है वो होती है 98.5 टू 99.5% कॉपर। अभी भी इसमें 0.8% ऑक्सीजन रहता है, अब इसको भी हमें रिमूव करना है, राइट। तो ये जो कॉपर हमें मिला यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ओके, ब्लिस्टर कॉपर। अब इस ब्लिस्टर कॉपर को हम लोग फर्दर रिफाइन करते हैं, हायर रिफाइनिंग करते हैं, to get 99.5% प्योर कॉपर। एंड देन वो जो 99.5% कॉपर मिला उसको हम लोग कास्ट करेंगे और उससे हम लोग एनोड्स बनाएंगे। एंड देन इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग होगा, इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग होगा कॉपर का, यानी कि जो एनोड्स हम लोग बनाए, ब्लिस्टर कॉपर का जो एनोड बना हुआ है ये कॉपर है। और कैथोड, एज अ कैथोड हम लोग प्योर कॉपर लेंगे का बहुत ही पतला सा स्ट्रिप लेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे जहाँ से हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये भी मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में उसकी प्रॉपर्टीज है। हमें डिफरेंट कंपाउंड से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ये बताना है। तो गैलियम आर्सेनाइड ये जो है ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, राइट। ये तो गैलियम मेटल जो है ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। और इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरे चैनल पे गैलियम स्ट्रैटेजिक मेटल वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि गैलियम आर्सेनाइड ये जो है हमारा न्यूली डेवलप्ड कंपाउंड है। और ये जो है बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और इट इज रेडी टू रिप्लेस सिलिकॉन, जो कि अभी प्रेजेंट में चिप्स में यूज होते हैं। तो इस सिलिकॉन को बहुत ही आराम से गैलियम आर्सेनाइड रिप्लेस कर सकता है। तो ये एक, तो गैलियम आर्सेनाइड हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेकेंड है हमारा बेरियम टिटानेट। तो बेरियम टिटानेट जो है ये एक सिरेमिक मटेरियल है। ओके, तो इसके पास एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये फेरो इलेक्ट्रिक होता है। फेरो इलेक्ट्रिक मतलब कि इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा हमेशा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये ऑफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दे उसके बाद भी। ओके, ये पीजो इलेक्ट्रिक भी होता है, मीन्स कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है एंड वाइस वर्सा। ये पायरो इलेक्ट्रिक भी है, मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा अगर जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। एज वेल एज इसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी है। तो इतने अच्छे गुड प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं बेरियम टाइटेनेट की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है टू मेक सेंसर्स, कैपेसिटर्स, एक्चुएटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो बेरियम टिटानेट हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा आयरन विथ 4 वेट % सिलिकॉन। तो ये जो आयरन विथ 4 वेट % सिलिकॉन है ये ट्रांसफॉर्मर स्टील बनाने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो है हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी टू मेक ट्रांसफॉर्मर कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसफॉर्मर कोर। ओके, सो हमारा आयरन विथ 4 वेट % सिलिकॉन इज used for making soft magnetic material which is used in a transformer. Okay, अब हमारा लास्ट में बचा लिथियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम लोग YbCO भी कहते हैं। ये इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सुपर कंडक्टर है एट हाई टेम्परेचर। जनरली जो टेम्परेचर होता है जिसके बाद ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है वो 196 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन है। ओके, तो यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड हमारा सुपर कंडक्टर हो गया। तो इसका क्या आंसर हो गया, पी का हो गया 3, क्यू का हो गया 4, आर का हो गया 2 एंड एस का हो गया 1, यानी कि 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मैच द कंपोनेंट्स इन कॉलम 1 विद करस्पॉन्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं आयरन स्टील के, और ये जो हमारा कॉलम 2 है इसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा कंपोनेंट किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनता है। ओके, तो सबसे पहला है हमारा क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट कुछ ऐसा दिखता है, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। क्रैंक शाफ्ट को जनरली हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन में यूज करते हैं टू कन्वर्ट लीनियर मोशन टू रोटेशनल मोशन। तो सिंस आप देख सकते हैं काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का शेप है, तो इसका मास प्रोडक्शन करने के लिए इट विल बी बेटर कि हम इस टाइप का एक डाई बना लें, इस शेप का एक डाई बना लें, जो भी हमारा डायमेंशन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, एंड उस डाई से हम लोग मास प्रोडक्शन करते रहे। तो ऐसा हम लोग करते हैं फोर्जिंग प्रोसेस से। ओके, फोर्जिंग प्रोसेस से, और आई शुड से क्लोज डाई फोर्जिंग से। ओके, तो क्रैंकशाफ्ट का आंसर होगा फोर्जिंग। ठीक है, तो हमारा सेकंड है मशीन बेड। मशीन बेड कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो क्या होता है ना, जितने भी हैवी मशीन्स होते हैं लाइक लेथ्स, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन एक्सेट्रा, इन सब में वाइब्रेशंस आता है। ओके, जब काम कर रहा होता है, जब ड्यूरिंग ऑपरेशन। सो इन मशीन्स को इस टाइप के मशीन बेड्स के ऊपर रखा जाता है, सो दैट ये बेड जो है इसके वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब कर सके, जो भी शॉक एंड वाइब्रेशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन आता है। ओके, तो ये जो मशीन बेड्स है ये जनरली कास्ट आयरन का ही बना होता है। कास्ट आयरन क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन के पास एक्सेलेंट प्रॉपर्टीज होता है, जिससे वो वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब कर सकता है। वो काफी ज्यादा रिजिड होता है, तो वो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ गुड वियर रेजिस्टेंस भी होता है कास्ट आयरन का, और उसका गुड थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है, जिससे जो भी हीट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको ये आराम से डिसिपेट कर सकता है। तो मशीन बेड बनता है कास्ट आयरन से, और कास्ट आयरन से कोई भी मटेरियल बनाने का बेस्ट प्रोसेस होता है कास्टिंग से। ओके, तो हमारा मशीन बेड का आंसर हो जाएगा कास्टिंग। ना हमारा नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल ब्रेक पैड्स। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। Okay? ये जो है ये हम लोग फ्रिक्शन मटेरियल कहते हैं, और इसको स्टील प्लेट जो है इसके ऊपर पुट करते हैं, मतलब बैक स्टील प्लेट का बैकिंग प्रोवाइडेड होता है इन फ्रिक्शन मटेरियल को। तो ये फ्रिक्शन मटेरियल क्या है? ये फ्रिक्शन मटेरियल जो है बहुत सारा मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स, मेटल फाइबर्स हो गया, रेजिन्स हो गया, फिलर्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सारे मटेरियल से बनता है। बेसिकली ये सारे मटेरियल्स जो मैंने अभी मेंशन किया है ये पाउडर फॉर्म में रहते हैं। ओके, और इसको हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं, इन सारे मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते हैं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर प्लस हीट अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर और हीट अप्लाई करके इसे कॉम्पैक्ट करते हैं हम लोग, और बनाते हैं जो भी हमारा रिक्वायर्ड शेप होता है, जो भी मोल्ड होता है, उस इस शेप का एक मोल्ड होगा। इसमें हम लोग इस पाउडर मटेरियल को कॉम्पैक्ट करके हाई प्रेशर और हीट अप्लाई करके कॉम्पैक्ट करेंगे, और ये फ्रिक्शन मटेरियल बनाएंगे। ओके, सो फ्रिक्शन मटेरियल का है। ओके, तो ये जो प्रोसेस हुआ कॉम्पैक्ट पाउडर पाउडर मटेरियल को कॉम्पैक्ट करना यूजिंग हाई प्रेशर एंड हीट, इसे हम लोग सिंटरिंग कहते हैं। और ये सिंटरिंग जो है पाउडर मेटलर्जी में यूज होता है। तो ऑटोमोबाइल ब्रेक पैड जो है ये हमारा बनता है पाउडर मेटलर्जी से। अब बच गया बेवरेज कैन, तो ये बनता है हमारा शीट मेटल फॉर्मिंग से। तो बेवरेज कैन तो सबने देखा ही है, इस तरीके का दिखता है, राइट। तो ये मेरा शीट मेटल फॉर्मिंग से बनता है। तो जितने भी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसे मैंने डिस्कस किया है मेरे चैनल पे। वीडियोस हैं, 3 वीडियोस हैं, डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस 1 2 3। आप उस पे जाके बेसिकली डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पार्ट 3 में जाके आप शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। ओके, तो शीट मेटल फॉर्मिंग में 2 प्रोसेस आता है, उसमें से एक होता है ड्राइंग। एक्चुअली शीट मेटल फॉर्मिंग में 4 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है ड्राइंग। तो ये ड्राइंग प्रोसेस से हमारा ये कैन, बेवरेजेस कैन बनता है इन शीट मेटल फॉर्मिंग। एक और प्रोसेस होता है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन से भी हम लोग कैन्स बना सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन में सिर्फ शीट मेटल फॉर्मिंग है, तो एस का हो गया 1। तो हमारा क्या हो गया? पी का 2, क्यू का 3,
R का 4 and S का 1, 2 3 4 1, that is option A is correct. Okay, next question है question number 46. Okay, इसमें क्या करना है, मैच द वेल्डिंग टेक्निक्स इन कॉलम 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस इन कॉलम 2. तो डिफरेंट वेल्डिंग टेक्निक्स दिया हुआ है हमारा, और हमें बताना है कि इन वेल्डिंग टेक्निक्स को हम लोग किस टाइप के एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं. Okay? तो सबसे पहले है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. ओके, तो ये जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, ऐसे डब्ल्यू लिखते हैं, इसमें हम लोग एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. जो जो इलेक्ट्रोड होगा वो कंटिन्यूस होता है और लेयर ऑफ फ्लक्स भी यूज होता है. तो ये फ्लक्स का क्या काम होता है यहाँ पे, कि ये जो वेल्ड है हमारा, वेल्ड को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है. तो फ्लक्स क्या होता है, हीट की वजह से मेल्ट होकर स्लैग बना देता है, राइट. और ये स्लैग जो है पूरा वेल्ड कवर कर लेता है, स्प्रेड हो जाता है, मोल्टेन मेटल को भी कवर कर लेता है. ओके, तो वो वेल्ड को तो प्रोटेक्ट करता ही है ये स्लैग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से. साथ ही साथ सिंस सपोज ये हमारा एरिया जिसे हमें वेल्ड करना है, तो इसके चारों तरफ जो है हमारा स्लैग स्प्रेड हो गया है, राइट. तो जो आर्क होगा, इलेक्ट्रोड का जो आर्क है वो इस स्लैग में सबमर्ज्ड रहता है, राइट. इसीलिए नाम है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. ओके, सिंस जो आर्क यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ये सबमर्ज्ड है इस स्लैग में, इस प्रोसेस में स्पार्क एंड स्प्लटर भी हमें नहीं दिखेगा. मेटल का जो स्प्लैटर होता है वो हमें नहीं दिखता. ठीक है. ठीक है, तो जनरली हम लोग थिक को मेटल को वेल्ड करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से. बट यहाँ पे सिंस स्लैग का फॉर्मेशन होता है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो सरफेस मेल्ट हो रहा है वो फ्लैट हो, फ्लैट पोजीशन में हो. वर्टिकल पोजीशन या इंक्लाइन पोजीशन हम लोग इसमें नहीं यूज कर सकते. तो दो ऑप्शन है हमारा, थिक मेटल भी है और फ्लैट पोजीशंस भी है. देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में, देखते हैं किसका कौन ऑप्शन होता है, जिससे हमें पता चल जाएगा. ठीक है, कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि समझ आंख वेल्डिंग का कौन थिक मेटल ऑप्शन में जाएगा या फ्लैट सरफेस पे जाएगा, और फ्लैट पोजीशन पे जाएगा. ओके, हमारा सेकंड है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग. तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं फॉर थिक सेक्शन, अगेन थिक सेक्शन के लिए ही यूज करते हैं. बट ये जो थिक सेक्शन है ना, ये वर्टिकल या सेमी वर्टिकल पोजीशन में होना, सॉरी वर्टिकल या नियर वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोसैग वेल्डिंग है इसको तो डेफिनेटली हम लोग फ्लैट पोजीशन के लिए नहीं यूज कर सकते. इसके लिए वर्टिकल या नियर वर्टिकल पोजीशन होना जरूरी है. होता क्या है इसमें, जो हमारा थिक मेटल है, सपोज ये हमारा मेटल है जिसे हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पे फ्लक्स का लेयर डलता है. यहाँ पे एक कंज्यूमेबल अगेन इलेक्ट्रोड होता है, इसमें आर हम लोग इनिशिएट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो ये फ्लक्स मेल्ट कर जाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है. ये एजेस ऑफ जो एज है इस मेटल की जिसे हम ज्वाइन करते हैं वो भी मेल्ट होता है. एंड फाइनली ये सभी मेल्ट होके आपस में जुड़ जाएंगे, स्लैग रिमूव हो जाएगा, और जब ये ठंडा होगा तो यहाँ पे एक वेल्ड डेवलप हो जाएगा, यानी मेटल जो है, ये दोनों मेटल्स जो हैं ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे. ओके, तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग भी थिक सेक्शन है, और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी थिक थिक मेटल या फिर थिक सेक्शन को यूज कर सकते हैं. बट सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग फ्लैट पोजीशन में यूज होता है, तो बी का आंसर हो जाएगा फ्लैट पोजीशन, और इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा थिक सेक्शन. तो नेक्स्ट है हमारा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे लिखा है, तो इसे हम लोग स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं. तो यहाँ पे भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, और वो जो इलेक्ट्रोड है ना, उसके इलेक्ट्रोड के अराउंड ही फ्लक्स का लेयर लगा रहता है. ओके, ये इलेक्ट्रोड के अराउंड ही फ्लक्स का लेयर रहता है. ओके, तो कोई भी पोजीशन, कोई भी मेटल को हमें ज्वाइन करना है, सपोज इन दो मेटल्स को हमें ज्वाइन करना है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये स्टिक वेल्डिंग यानी कि जो सबमर्ज्ड आर्क मेटल, सॉरी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज करता है उसको यहाँ डालेंगे. यहाँ पे आर्क इनिशिएट होगा, फिर आर्क की वजह से हमारा वर्क पीस मेल्ट करेगा, इलेक्ट्रोड मेल्ट करेगा, और साथ ही साथ जो फ्लक्स कोटेड है इस इलेक्ट्रोड पे वो भी मेल्ट करेगा, और आई शुड से डिसइंटीग्रेट करेगा. जैसे ही वो फ्लक्स डिसइंटीग्रेट करेगा यहाँ से गैसेस निकलेंगे,
इस फ्लक्स से, और ये गैस जो है इस एरिया को पूरा शील्ड कर देगा। ओके, शील्ड कर देगा, जिससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगा, राइट। राइट, इसीलिए शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हुआ। साथ ही साथ जो स्लैग प्रोड्यूस हुआ, वो स्लैग भी इस मटेरियल के ऊपर फ्लोट करेगा, तो वो स्लैग भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन और कॉन्टामिनेंट्स जो भी है उससे प्रिवेंट बचाएगा वेल्ड को। तो ये जो प्रोसेस है हमारा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये बहुत ही सबसे ज्यादा वर्सेटाइल प्रोसेस यही है। इसको हम लोग किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हैं, फ्लैट हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ओवरहेड भी यूज कर सकते हैं। ओके, और ये काफी इनएक्सपेंसिव भी है, और ऑन साइट वेल्डिंग एंड रिपेयर के लिए यूज होता है। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का आंसर है सरफेसिंग एंड रिपेयरिंग। अब बचा हमारा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे स्पॉट है, तो ये बहुत ही थिन सेक्शंस को वेल्ड करने के लिए यूज होगा। ओके, तो इसमें होता क्या है, जो मेटल शीट को हमें ज्वाइन करना है वो काफी थिन होता है। सपोज इन दो मेटल शीट्स को हमें ज्वाइन करना है। ओके, तो इन दो मेटल शीट्स के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे दोनों साइड से, कुछ इस तरीके से। ये कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। ओके, ये कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और फिर इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगा, कुछ रेजिस्टेंस आएगा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से, जिसकी वजह से हीट डेवलप होगा। और ये जो हीट है, ये यहाँ पे जो एरिया है दो मेटल के बीच में, उसमें उस एरिया को मेल्ट करेगा, जिसकी वजह से ये दो मेटल एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है, ये थिन शीट्स को वेल्ड करने के लिए यूज होता है। तो हमारा क्या आंसर हो गया, पी का हो गया 4, ओके, क्यू का हो गया हमारा 1, आर का हो गया 2, एंड एस का हो गया 3, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ओके, जो कि केमिकल पोटेंशियल से है। ओके, तो कंसर्निंग द केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट्स इन अ बाइनरी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमने कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस देखे थे। 4 सेट्स ऑफ इक्वेशंस जो है ये हमारा क्लोज्ड सिस्टम के लिए है, और इसी से हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस वो डिराइव होता है, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी वाले इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। तो ये सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम के लिए था, जिसमें हमारा कंपोजिशन को हमने कांस्टेंट कर दिया था। ओके, अगर कंपोजिशन भी सिस्टम का चेंज करेगा, सपोज हमारा एक सिस्टम है, इसमें एन के कंपोनेंट्स हैं। ओके, के कंपोनेंट्स हैं। ओके, के कंपोनेंट्स हैं। अब हम क्या करें, जितने के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उस सिस्टम में, उसका कंसेंट्रेट, इसमें से किसी एक कंपोनेंट को ले रहे हैं, सपोज आई। अब इस आई का जो हम लोग कंसेंट्रेशन है सिस्टम में, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सपोज आई का जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सिस्टम में वो एन आई है, तो हम लोग ये एन आई को अब इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होगा गिब्स फ्री एनर्जी पे। तो उसके लिए एक और इक्वेशन आएगा, जैसे ये हो गया डी जी वी डी पी माइनस एस डी टी। ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है ना, जब हम कोई भी कंपोनेंट का कंपोजिशन इंक्रीज करते हैं और आइसोटोप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो वो चेंज होती है। ये आ जाएगा डेल जी बाय डेल एन आई। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, प्लस जो अदर कंपोनेंट्स है उसके मोल्स को भी कांस्टेंट रख रहे हैं। सपोज एन जे है, एन के एक्सेट्रा, इसको भी कांस्टेंट रख रहे हैं। चेंज सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आई कर रहा है। ओके, और ये आई जो है वो 1 से k तक वेरी कर रहा है। तो ये जो टर्म ऐड हुआ है इसमें, कि ये हर एक कंपोनेंट के लिए होगा। फिलहाल हम आई का बात कर रहे हैं, तो अदर कंपोनेंट्स का कंपोजिशन कांस्टेंट है। फिर इसमें अगर हम जे का बात करेंगे, जे के कंपोजिशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें ऐड हो जाएगा, जिसमें आई एंड अदर टर्म्स के कंपोनेंट कांस्टेंट होंगे, सिर्फ जे का चेंज करेगा, उसकी वजह से भी इंटरनल ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो चेंज होगी। तो ये जो टर्म है हमारा यहाँ पर, जिसे मैंने ग्रीन से सर्कल किया है, इस टर्म को हम लोग कहते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ
कंपोनेंट टाइप यूआई। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, कोई एक सिस्टम है जिसमें एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, आई शुड से के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, उसमें किसी एक कंपोनेंट का हम लोग कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो जो एनर्जी होगा, गिब्स फ्री एनर्जी होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, कीपिंग अदर अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, और इसको हम लोग कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। ओके, तो फाइनली ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस म्यू आई इंटू डी एन आई। नाउ सिमिलरली अगर हम इसको एंथैल्पी वाले इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, पर वहां क्या कंडीशन होगा, सेम सेम सिचुएशन है, अब हम बस वहां पे एंट्रोपी एंड प्रेशर को कांस्टेंट किए हुए हैं और कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट का, तो एंथैल्पी में भी चेंज आएगा। तो एंथैल्पी के लिए जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी प्लस समेशन डेल एच। अब एंथैल्पी चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई, कीपिंग entropy, pressure and moles of other component constant, where I varies from 1 to k। ठीक है, तो ये वाली टर्म फिर से यहाँ पे ये भी केमिकल पोटेंशियल ही होगी। ओके, सिमिलरली ये इंटरनल एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए भी वैलिड है। तो ये था कॉन्सेप्ट केमिकल पोटेंशियल का। अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है, फॉर सिंगल फेज इक्विलिब्रिया एट अ गिवन टेम्परेचर केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट चेंज विथ एलॉय कंपोजिशन। ओके, तो क्वेश्चन में बाइनरी सिस्टम मेंटेन किया है, यानी कि जो कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे 2 है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है ऑलरेडी। ओके, कांस्टेंट है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि गिवन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी अब कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो केमिकल पोटेंशियल जो होगा कंपोनेंट का चेंज करेगा विथ एलॉय कंपोजिशन। तो यस इट इज ट्रू। ओके, तो सिंगल फेज इक्विलिब्रियम है। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। दो, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, तो एन आई होगा, दूसरा एन जे होगा, के हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स आएंगे एक्स्ट्रा। तो अब हम अगर इसका कंपोजिशन इंक्रीज कर रहे हैं और फिर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये चेंज करेगा, राइट। और यही वैल्यू केमिकल पोटेंशियल होती है, तो केमिकल पोटेंशियल जो है एलॉय की चेंज होगी, तो ये वैल्यू हमारा ट्रू है। सेकंड क्या कह रहा है, फॉर टू फेज equilibrium at a given temperature chemical potential of any component in both phases is same। yes, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जितने भी फेजेस प्रेजेंट है सिस्टम में, उस फेजेस में जो कंपोनेंट्स है, सपोज सिस्टम में 2 फेज प्रेजेंट है यहाँ पे, तो और 2 कंपोनेंट है आई, तो ये जो आई है इसका केमिकल पोटेंशियल इन फेज 1 मस्ट बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ जे इन फेज 1 एंड chemical potential of I in phase 2 must be equal to chemical potential of J in phase 2। ये कंडीशन होता है हमारा इक्विलिब्रियम के लिए फॉर केमिकल पोटेंशियल के टर्म में। तो ऑप्शन 2 भी हमारा ट्रू हो गया। फॉर टू, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, फॉर टू फेज इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ कंपोनेंट्स चेंज विथ एलॉय कंपोजिशन, तो ये फॉल्स है। ओके, और ऑप्शन डी क्या है, फॉर सिंगल फेज इक्विलिब्रियम ऑफ अ गिवन कंपोजिशन, अब यहाँ पे कंपोजिशन ही कांस्टेंट कर दिया गया है। ओके, केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट्स डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, तो केमिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ही आया था जब कंपोजिशन चेंज हो रहा है, राइट। तो हम कंपोजिशन ही कांस्टेंट कर दिए, तो वी कांट से कि केमिकल पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा टेम्परेचर या प्रेशर के साथ, क्या इफेक्ट होगा उस पर, राइट। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए एंड बी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following is or are the roles of coke in blast furnace? Okay, तो ये क्वेश्चन बहुत बार गेट में पूछा ही जाता है, राइट।
तो हम जानते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में हम कोक यूज करते हैं। ये कोक प्रोवाइड करता है कार्बन, और ये जो कार्बन है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। कि यही रिड्यूस एजेंट यूज होता है, बिकॉज ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO एंड CO2 बनाता है, और ये दोनों ही रिएक्शंस है ब्लास्ट फर्नेस में, उसमें यूज होता है टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड टू आयरन, राइट। प्लस हम ये भी जानते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, CO2 जो फॉर्म हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा है जिसकी वजह से हीट डेवलप हो रहा है, और यही जो हीट डेवलप हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, ये एज अ हीट सोर्स है ब्लास्ट फर्नेस का, यही नेसेसरी हीट प्रोवाइड कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि जो कोक है जो ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, ये कोक जो है जो हमारा हाइट है ब्लास्ट फर्नेस का, ओके, तो हर्थ तक, ओके, हम कह सकते हैं हर्थ तक ये जो कोक है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। कोक जो है सॉलिड फॉर्म में रहता है, राइट। दो दो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्टार्टिंग में जो कोक का साइज था बड़ा था, अर्थ पे आते आते छोटे छोटे हो जाएंगे, बट यही सॉलिड फॉर्म में रहता है, रेस्ट सभी मेल्ट हो जाते हैं। कोक जो है वो हमारा गैस परमेबिलिटी को भी मेंटेन करता है फर्नेस का, ओके। और बट कोक एज अ फ्लक्स यूज नहीं होता है। फ्लक्स के लिए हम लोग कैल्साइन डोलोमाइट कोर्स वगैरह यूज करते हैं, कोक फ्लक्स के लिए यूज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ए है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, हीट सोर्स है एंड गैस परमेबल मीडियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर A, B एंड C है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, तो क्या है हमारा ऑप्शन है, कैल्सिनेशन इज टिपिकली एक्सोथर्मिक एंड रोस्टिंग इज यूजुअली एंडोथर्मिक। यस, ये तो इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है। जानते हैं कि कैल्सिनेशन जो है इसमें हमारा बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है। तो जनरली CaCO3 का एग्जांपल हम सभी जानते हैं, तो इसमें ये CaCO3 का जब कैल्सिनेशन होता है ये ब्रेक होता है, तो जब प्रोसेस ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो प्रोसेस को एंडोथर्मिक होना होगा, राइट, थर्मिक होना होगा, राइट। और जो रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग हम लोग एयर की प्रेजेंस में करते हैं, एयर के प्रेजेंस में करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेगा किसी भी, जिसका भी हम लोग रोस्टिंग कर रहे हैं उससे, तो ये प्रोसेस को तो एक्सोथर्मिक होना ही है, राइट। तो रोस्टिंग इज एक्सोथर्मिक एंड कैल्सिनेशन इज एंडोथर्मिक। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। कुकिंग ऑफ कोल इज कैरिड आउट इन अ शाफ्ट फर्नेस, ये अगेन फॉल्स है। हम सभी जानते हैं कुकिंग ऑफ कोल यानी कि जिसको हम लोग कार्बनाइजेशन ऑफ कोल कहते हैं, वो हम लोग कोक ओवन में करते हैं, राइट, ना कि शाफ्ट फर्नेस में, राइट। अभी क्या है हमारा, the aims of extractive metallurgy processing are separation, compound formation, metal production and metal purification। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। यस, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में हम लोग पहले ओर लेते हैं, ओर को पहले सेपरेट करते हैं गैंग मटेरियल से, ओके, डिफरेंट प्रोसेस है उसका, फिर मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके दौरान कभी कभी कंपाउंड फॉर्मेशन भी होता है, डिफरेंट कंपाउंड बनता है, फिर उससे मेटल निकालते हैं, ओके। फिर यस, मेटल प्रोडक्शन भी इसका करते हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में, और फाइनली मेटल प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। तो ये तो ट्रू है। द सेकेंडरी स्टील मेकिंग ऑफर्स स्टील क्लीननेस, कंपोजिशन एडजस्टमेंट एंड टेम्परेचर एडजस्टमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यस, स्टील मेकिंग हम लोग पहले करते हैं, पहले मटेरियल जो है ब्लास्ट फर्नेस से आके मोल्टन आयरन स्टील मेकिंग शॉप में जाता है, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, LD कन्वर्टर्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करके स्टील से इम्प्योरिटीज निकाल, तो LD कन्वर्टर या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो भी हो गया, यहाँ से हमें ऑलमोस्ट जो स्टील है मिल जाता है, ऑलमोस्ट जैसा हमें चाहिए मिल जाता है, पर 100% जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है। तो अभी भी कुछ कुछ चीजें होती है जो रिमूव करना जरूरी होता है। बहुत ही ज्यादा लो कार्बन स्टील हो गया, कुछ कुछ स्पेशल एलॉय एडिशन हो गया स्टील में, कि वो सब हम लोग करते हैं सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस में, ओके। कुछ कुछ गैसेस एलिमेंट जो हैं वो स्टील में रह गए हैं, तो वैक्यूम अप्लाई करते हैं, ओके।
कंपोजिशन एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ एलॉय एडिशंस डालना है वो सब डालते हैं, टेम्परेचर एडजस्टमेंट करते हैं, ये सब प्रोसेस हमारा होता है सेकेंडरी स्टील में तो ये भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए एंड बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Okay, for the given schematic TTT diagram of an eutectoid steel, the following statements is or are true for heat treatment schedules HD1, HD2 and HD3. Okay, तो ये जो डायग्राम है ये हमारा TTT डायग्राम है, जिसे हम लोग टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहते हैं। प्लस ये यूटेक्टोइड स्टील के लिए है, यानी कि जहाँ पे 0.8% कार्बन है। ओके, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि ये डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट है HD1, HD2 एंड HD3। तो इन डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट्स में कौन कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है हमें। ओके, ये तो जब ऑस्टेनाइट है उसको, जब ऑस्टेनाइटिक स्टील यानी कि ये जो रीजन है कि ऑस्टेनाइटिक स्टील को जब लोग कूल करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग रेट डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिलता है। इट इज परलाइट, बेनाइट या मार्टेनसाइट। ओके, तो टीटीडी डायग्राम बेसिकली बताता है कि टेम्परेचर और टाइम के साथ स्टील में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग सी कर्व या एस कर्व भी कहते हैं, और ये हर एक कंपोजिशन ऑफ स्टील के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीटीटी डायग्राम मिलता है हमें। यहाँ पे स्टील ऑस्टेनाइट है, इसको हम लोग कूल करेंगे तो डिफरेंट कूलिंग रेट पे, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर्स मिलता है। तो ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन, ये रीजन पूरा हमारा ऑस्टेनाइट का ही है, एम स्टार्ट के ऊपर से। ये जो कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है आइदर परलाइट में और बेनाइट में। ये वाला कर्व इंडिकेट कर रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये 50% ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो जो हीट ट्रीटमेंट 1 है, HD1 है, ये इंडिकेट कर रहा है वेरी वेरी फास्ट कूलिंग रेट। प्लस ये एम स्टार्ट टेम्परेचर को, एम स्टार्ट जो लाइन है इसको क्रॉस करके इनफैक्ट M90 लाइन के नीचे है। M90 इंडिकेट करता है कि 90% मार्टेनसाइट फॉर्म हो चुका है, M50 इंडिकेट कर रहा है 50% मार्टेनसाइट फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे आके ये स्टॉप हुआ। तो इसका मतलब डायरेक्टली मतलब ये है कि जो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट कन्वर्जन हुआ है डायरेक्टली, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वेंचिंग। तो हीट ट्रीटमेंट 1 में हमारा मिलेगा मार्टेनसाइट। ओके, अभी हीट ट्रीटमेंट 2 देखते हैं। तो पहले हम इसमें क्या किया, ऑस्टेनाइटिक स्टील है, यूटेक्टोइड ऑस्टेनाइटिक स्टील है, इसको हम लोग क्वेंच किए इस टाइम तक। ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे कर्व ऐसे मोड़ रहा है, इसको हम लोग नोज कहते हैं, नोज ऑफ द कर्व। ओके, तो नोज ऑफ द कर्व के ऊपर वाला रीजन में परलाइट रहता है, यहाँ पे बेनाइट रहता है। जनरली यहाँ पे टेम्परेचर जनरली 500 डिग्री कुछ ऐसा होता है। तो 500 टू ये टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 200 या 240 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस रीजन में हमारा बेनाइट बनता है, और इस रीजन में हमारा बनता है परलाइट, और एम स्टार्ट के नीचे तो मार्टेनसाइट है। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग नोज ऑफ द कर्व कहते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं कि अ, जो हम स्टील को हमने यहाँ तक क्वेंच किया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, मीन्स कि टेम्परेचर अब डिक्रीज नहीं हो रहा है, बस टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो होल्ड करें तो ये कब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है बेनाइट में, क्योंकि ये रीजन बेनाइट का है। और फिर आगे तक हमने होल्ड करते गए, यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट जो है बेनाइट में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा बेनाइट का। ओके, अभी ट्रीटमेंट 3 में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ से ऑस्टेनाइटिक स्टील जो है उसको हमने क्वेंच किया इस पॉइंट तक, नोज के ऊपर तक, यानी कि परलाइट का रीजन है। अब इसको होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड जब किए, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 50% परलाइट बना, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सारा का सारा ऑस्टेनाइट परलाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इस पॉइंट तक हमने इसको होल्ड किया। अभी इसके बाद यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो हीट ट्रीटमेंट 3 पे जो हमारा स्टील बन रहा है उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा वो होगा परलाइट। ओके, तो क्या है ऑप्शन, हीट ट्रीटमेंट 3 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर, करेक्ट। हीट ट्रीटमेंट 1 लीड्स टू predominantly martensite microstructure, correct, and heat treatment 2 leads to benite microstructure, correct. Heat treatment 3 leads to mixture of perlite and benite, wrong. ओके, तो इसका आंसर हो गया A, B and C. ओके, with this we come to the end of this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के मेटलर्जिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। कि प्लीज like, share and subscribe my channel, and also click on the bell icon
to receive the latest notification of the videos uploaded on my channel. Okay, thank you. Keep watching.